हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हम लोग वन दरोगा टेस्ट सीरीज़ कब लॉन्च करें, तो फाइनली ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गई है जिसमें हम 100 बेस्ट एमसीक्यूज़ को डील करते हैं फिज़िक्स के। और इन 100 बेस्ट एमसीक्यूज़ फिज़िक्स में हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल डेटा भी पढ़ेंगे, फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जो इमेज है, इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और ये पूरी फिजिक्स आपके लिए मक्खन हो जाएगी अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज तक मेरे साथ बने रहते हो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, एग्जाम में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो उसका जो फार पॉइंट है वो फार पॉइंट कहाँ चला जाता है। अच्छा, सबसे फर्स्ट में हमको समझना होगा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। जो हाइपरमेट्रोपिया वो कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स हैं। हाइपरमेट्रोपिया को हम दीर्घदृष्टि दोष हिंदी में कहते हैं और इसके अलावा हम फायर साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस, सॉरी, फायर आ रहा है, फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष। अब इसमें पूछ रहा है कि आज का जो पॉइंट होगा, निकट बिंदु कहाँ चला जाएगा। सबसे पहले जो हमारी आइज़ होती है, हमारी आइज़ का एक तो होता है फार पॉइंट और एक होता है हमारी आइज़ का नियर पॉइंट। तो जो फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होता है इन्फिनिटी पे और जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर पे। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई सर। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी कंडीशन है जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो अच्छी दिखती है ना, लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष होगा, दूर की वस्तु नहीं दिख रही होगी, लेकिन एकदम ऑपोजिट है ये। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु आपको अच्छी दिखेगी बट जो निकट की वस्तु है वो आपको नहीं दिखने वाली है, ठीक है ना। अब भैया, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फार पॉइंट तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे है, ठीक है। लेकिन जो नियर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो गया है, चाय वाय पीने चला गया, ये नियर पॉइंट, ठीक है ना। इसकी वजह से आपको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा चलो, थोड़ा जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम एक विजुअल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आइज़ है हमारी और इन आइज़ में ये एक फार पॉइंट है। यहाँ से जो भी रेडिएशन चलती है वो हमारी आइज़ पे पूरा यहाँ पे रेटिना पर इसकी इमेज बन जाती है। लेकिन जो भी किरणें हमारी जो है नियर पॉइंट से हल्की दूर से चलती हैं वो हमारे आइज़ पर, हमारी रेटिना पर पूरी तरीके से इमेज नहीं बना पाती है और इस सब की इमेज बन जाती है रेटिना के पीछे। अब जब रेटिना के पीछे बनेगा तो भैया कोई वस्तु तो दिखेगी नहीं ना। दिखेगी कब? जब रेटिना पर बनेगा। अच्छा, रेटिना क्या है? रेटिना आँख का पर्दा है। अब पर्दे पर बनेगी तब तो दिखेगी, पर्दे पर नहीं बनेगी तो नहीं दिखेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो निकट जो पॉइंट है ना, जहाँ से ये किरणें चल रही है और रेटिना के पीछे ये मिल रही हैं, इसको हमें रेटिना पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए किस टाइप के लेंस का यूज़ करेंगे? इसके लिए लेंस यूज़ करेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। उत्तल लेंस की वजह से होगा क्या कि जो 25 जो हमारा निकट बिंदु है जो थोड़ा खिसक गया है, वहाँ से जो रेडिएशन चलेंगी उत्तल लेंस लगाने के बाद वो वहाँ से नहीं चलेंगी बल्कि वो 25 सेंटीमीटर दूरी से चलेंगी, आपके आई से 25 सेंटीमीटर दूरी से चलेंगी, ठीक है ना। और जब 25 सेंटीमीटर दूरी से चलेंगी तो ऑब्वियसली उन सब की इमेज आपके रेटिना पर ही बनेंगी। रेटिना पर बनेंगी तो क्लियर विजन आपका होगा, दिखेगा, बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए कि जो निकट बिंदु है वो उसका 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, है ना। या फिर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, या इन्फिनिटी होगा। तो राइट ऑप्शन क्या, समझे या अभी नहीं समझे? तो जो राइट ऑप्शन है वो होगा ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। अगर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा चला जाए तो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन होती है। फार साइटेडनेस हम इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन मक्खन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा ये। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, इसको मुझे बार बार इधर लाना पड़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फेनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। मतलब जो प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना, फेनोमेना आपसे पूछ रहा है, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है, क्या कहलाता है।
ये पूछ रहा है कि जब भी कोई रेडिएशन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो जो प्रकाश किरण की दिशा है वो बदल जाती है, तो वो वाली घटना कौन सी है? कि वो प्रोपेगेशन होगी, कि वो ना होगी, प्रोपेगेशन भी ना होगी। रिफ्रैक्शन होगा, हो सकता है भैया, कुछ कह नहीं सकते। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन संचरण तो नहीं होगा, परावर्तन भी नहीं होगा, विक्षेप। तो वो जो फिनोमिना होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है? देखो, रिफ्रैक्शन की कंडीशन में होगा क्या कि जब भी जो प्रकाश किरण है ना वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा जो परिवर्तित हो जाती है वो तो घटना हो गई रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन करने के लिए आपके पास दो मीडियम होना चाहिए, एक होगा सघन माध्यम, एक होगा विरल माध्यम। हमारे पास अभी जो इमेज नंबर फर्स्ट है उसमें हमारे पास विरल माध्यम है ये वाला, और सघन माध्यम रहा हमारे पास ये वाला। अब जैसे ही यहाँ से प्रकाश किरण चलेंगी, प्रकाश किरण चलने के बाद ये जिस पॉइंट पर यहाँ पे आपतित होगी इसको आपतन बिंदु कहते हैं, और ये रहा आपका अभिलंब। अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच का कोण आपतन कोण, जिसको आप कहते हैं स्मॉल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ये किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती थी, देखो जब फर्स्ट माध्यम आई ऊपर से नीचे आई, ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पे आपतन बिंदु पे आपतित हुई इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये कहाँ जा रही है? ये थोड़ा बैंड हो गई है, और बैंड हो गई ये नीचे डायरेक्शन में चली गई है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज होने की घटना को, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस घटना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसके लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये जो फिनोमिना ये ऐसे भी हो सकता है और इसके अपोजिट भी हो सकता है। हमारे पास ऊपर सघन माध्यम हो, नीचे विरल माध्यम हो। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना यहाँ पे कि जब भी कोई भी किरण विरल से सघन में जाती है तो वो ये जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी इधर की तरफ, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो वो किरण यहाँ से अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है ना, और दोनों ही कंडीशन में उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे भी प्रकाश किरण को नीचे आना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन ये थोड़ा डायरेक्शन इसने अपनी चेंज कर दी। तो ये जो फिनोमिना है ये है अपवर्तन की घटना। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है और क्या प्रिंसिपल होता है इसका। तो ऑप्टिकल फाइबर एक फाइबर केबल होती है जिसके थ्रू हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना, और इस ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है जिस पे ये वर्क करता है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो भाई ये जो घटना होगी इसमें तो परावर्तन तो पक्का होगा, इसमें रिफ्लेक्शन पक्का होगा। रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम पे पड़ती है और उस माध्यम से ही वो फिर से वापस उसी, मतलब जब भी कोई प्रकाश किरण आएगी ऊपर से और किसी चिकनी सरफेस पे पड़ेगी और सरफेस पे पड़ने के बाद वो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, कुछ लोग अपवर्तन बोल रहे होंगे दिमाग में, तो ये है परावर्तन की घटना। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होगा क्या, आपके पास दो लिक्विड होंगे, एक होगा आपके पास सघन माध्यम और एक होगा आपके पास विरल माध्यम। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है ये कि सघन माध्यम ऊपर हो और विरल माध्यम नीचे हो, तभी जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। अब होगा क्या इसमें कि जैसे ही ये प्रकाश किरण इस पॉइंट पर आपतित होगी, इसको आप कहेंगे आपतन कोण, और यहाँ से जो किरण निकलेगी उसको आप कहेंगे क्या? अपवर्तित किरण, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा अपवर्तन कोण। ठीक है ना, R से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे I से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यदि हम इस आपतन कोण को बढ़ाते चले जाएंगे, इसको और नीचे करते जाएंगे और नीचे करते जाएंगे, आपतन कोण को बढ़ाते चले जाएंगे, तो यहाँ से ये जो अपवर्तित किरण है ना, ये अपवर्तित किरण भी ऊपर की तरफ मूव होनी शुरू हो जाएगी, यानी वो अभिलंब से दूर हटना शुरू कर देगी। दूर हटना क्यों? क्योंकि ऊपर सघन है नीचे विरल है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब, और एक कंडीशन ऐसी आएगी ना, जब आप आपतन कोण इतना बढ़ा दोगे कि ये अपवर्तन, ये जो अपवर्तित किरण है ये पूरी 90 डिग्री आ जाएगी अभिलंब से। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपतन कोण के टाइम उसको कहेंगे क्रांति कोण, और यदि आप इस क्रांति कोण से ज़्यादा इस आपतन कोण को और ज़्यादा घुमाते हो तो ये प्रकाश किरण 90 से ऊपर इसका एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ से
अभिलंब से इसका कोण और ऊपर बढ़ जाएगा और इस वजह से ये किरण दूसरे माध्यम में बिना घुसने से पहले ही पहले माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। तो ये जो घटना है ये घटना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तैयार हो, समझ में आया कि नहीं आया, मक्खन हुआ कहानी या नहीं, ये है रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और व्यतिकरण का मतलब ये है कि जब भी दो किरणें आपस में मिलती हैं तो जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे अध्यारोपित होती हैं, वहाँ से किसी पॉइंट पर ज़्यादा इनकी मतलब कहीं पे सघन होती है, कहीं पे विरल होती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है व्यतिकरण, ठीक है ना। और स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, स्कैटरिंग क्या करते हैं, जो बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल हैं वो स्कैटरिंग का काम करते हैं। यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ये एब्जॉर्ब कर देते हैं प्रकाश की किरण को और फिर अलग अलग तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की किरणों को अपने में से उत्सर्जित करते हैं, इसको कहा जाता है स्कैटरिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका रहा ये, इसमें पूछ रहा है आपसे, इसमें ये पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा एवं संवेग में क्या संबंध है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है सर? गतिज ऊर्जा मतलब कोई भी एक पदार्थ, कोई भी एक कण, उसमें उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसको कहा जाएगा गतिज ऊर्जा। और ये जो गतिज ऊर्जा की जो समीकरण होती है ना, वो होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी क्या, 1/2 mv², ठीक है। ये है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। अच्छा, संवेग की इक्वेशन क्या है? संवेग क्या होता है? संवेग को हम पी से दिखाते हैं और पी बराबर होता है m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग कहा जाता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब ये पूछता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन देखना बिल्कुल सिंपल सा है कि 1/2 mv² तो है काइनेटिक एनर्जी और p बराबर होता है mv। तो यदि हम यहाँ पे जो m है, m में ऊपर m स्मॉल m के मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जो बट्टे में है, बट्टे में भी स्मॉल m के मल्टीप्लाई कर दें, तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन कुछ ऐसा नहीं होगा, 1/2 ऊपर होगा m² और v², नीचे एक m तो रहेगा ना यहाँ पे, तो m और बराबर क्या होगा mv। और mv बराबर क्या होता है? mv किसके बराबर होता है? p के बराबर। तो जो यहाँ पे भी mv वही तो है, यहाँ पे भी mv है, तो ये mv भी किसके बराबर होगा? p के बराबर है। स्क्वायर की बात अलग है ना यार, स्क्वायर तो हम उस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस mv p बराबर होता है mv, तो यहाँ पे भी mv है, तो हम 1/2 mv की जगह कर देंगे p, और mv का स्क्वायर था तो p का स्क्वायर तो भाई करना पड़ेगा, p का स्क्वायर हो गया। और नीचे आपके पास क्या है? स्मॉल m। या हम इसको शॉर्ट में और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p²/2m। तो द राइट ऑप्शन इज ये रहेगा। आप खोजो जरा कहीं पे p²/2m है क्या कहीं, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन नहीं है, 2 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, p²/2m², ये भी गलत है। राइट ऑप्शन है आपका सी वाला ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गई ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ध्वनि तरंगे निम्न में से गति नहीं कर सकती। जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स गति नहीं कर सकती यार। साउंड वेव्स क्यों नहीं गति कर सकती? क्योंकि साउंड वेव्स इसलिए नहीं गति कर सकती क्योंकि ये एक टाइप की ट्रांसवर्स वेव्स है, और ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको, ट्रांसवर्स वेव्स नहीं है ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहने का मतलब क्या है, ये है अनुदैर्ध्य तरंगे। और अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी तरंगे होती है? ये ऐसी तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो अनुदैर्ध्य तरंग, आयरन जो लोहा है वो तो एक माध्यम है, तो ऑब्वियसली इसमें साउंड वेव गति करेंगी। एयर है, एयर में भी गति करेंगी, तभी तो हम लोग सुन पा रहे हैं, है कि नहीं। अब एक चिल्लाएगा तो दूसरी जगह इसी एयर की वजह से सुन सकते हैं हम लोग, है ना। स्टील की वजह से भी एक मीडियम है, इसकी वजह से सुन सकते हैं। लेकिन जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मतलब एक ऐसा मीडियम जहाँ पे हवा नहीं है, उसको कहा जाता है निर्वात। तो निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ध्वनि तरंग एक ऐसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी तरंग होती है? ऐसी तरंग जिनके संचरण के लिए जो माध्यम है, माध्यम की आवश्यकता इनके लिए नहीं होती है। तो फिर प्रकाश तरंगे भी क्या अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? नहीं सर। प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे, जिनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि इनके संचरण के लिए मीडियम डिपेंड नहीं करता है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और सोचो अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो फिर जो ये पृथ्वी है ना, ये आपका वायुमंडल है, यहाँ पे तो कोई माध्यम है नहीं। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में तो एक लिमिटेड अमाउंट तक एयर है, लेकिन उसके ऊपर अंतरिक्ष में तो कोई एयर नहीं है, तो वहाँ से रेडिएशन आ ही नहीं पाती, और पृथ्वी में हमेशा अंधेरा रहता। तो इसीलिए साउंड वेव्स
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और जिनमें वैक्यूम में जो गति नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, फोर्स क्या होगा इनके बीच में, फोर्स घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे ये रही, देखना यहाँ पे क्या होता है। माना फॉर एग्जांपल सोच लो ये कोई एक एम द्रव्यमान का एक टुकड़ा है, ये M1 है और ये वाला है M2 और दोनों ही एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। अब ये जो द्रव्यमान है इनके द्रव्यमान की वजह से इनमें क्या होगा, द्रव्यमान की वजह से सर इनमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अच्छा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से या तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना। अच्छा, जो रिपेल करेंगे वो फोर्स कितना होगा, अब उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई, हमें तो फोर्स पता ही नहीं है। तो फोर्स के लिए एक भाई साहब न्यूटन का नाम पता है ना, वही लंबे लंबे बालों वाले, जब्बर जब्बर बालों वाले हैं। सॉरी, मैं उनकी मजाक नहीं कर रहा, लेकिन न्यूटन साहब ने एक हमें क्या दी, इक्वेशन दी। इक्वेशन क्या थी, इन्होंने कहा कि जब भी ऐसी कंडीशन हो भैया तो आप यूज़ करना मेरी इक्वेशन, हमेशा न्यूटन को याद रखना। अच्छा, और इक्वेशन क्या है, F बराबर है Gm1m2/r²। ये इक्वेशन है। ये तब है जब दोनों जो द्रव्यमान है दोनों के बीच की दूरी r है, हमने r में कोई चेंजेस नहीं किए, तो उस टाइम फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा इतना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान रखना F किसके बराबर है, Gm1m2/r² के बराबर। अब हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इस r को हम 2r कर दें तो क्या होगा। अच्छा, 2r कर देते हैं, फिर हमारा भी क्या है, पेन हमारे हाथ में है, हम कर देते हैं इसको। g है M1 M2 द्रव्यमानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। और जो R है, R क्या हो जाएगा, 2R का स्क्वायर। अच्छा, 2R का स्क्वायर होने पे अब क्या होगा, तो देखना यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो कंडीशन क्या हो गया, Gm1 M2/4 और r²। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो Gm1 M2/r² ये किसके बराबर है, सर ये P के बराबर है। P नहीं, F के बराबर है। तो फिर इसकी जगह मैं F लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अरे नहीं होगी, कुछ नहीं होगा यार। तो F/4 हो गया। तो जो फोर्स है वो फोर्स कितना हो गया, वो फोर्स पहले से 4 गुना आधा, 4 गुना कम हो गया। तो यदि हम दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी डबल कर देते हैं तो फोर्स 4 गुना घट जाता है। देखना जरा पीछे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला ही, 4 गुना जो फोर्स है वो आपका घट जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है वो किसके बारे में बताता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए और तीनों नियम से हमारी फिजिक्स इतनी आसान हो गई कि आज जो है फिजिक्स को या साइंस को डील करना बहुत ईजी हो गया है। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट नियम है इनका, जो फर्स्ट नियम है वो ये है, ये बोलते हैं कि यदि कोई वस्तु जो है यदि वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्टेबल कंडीशन में है तो स्टेबल ही रहेगी, मतलब बैठी ही रहेगी। ठीक है ना। और कब तक बैठी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, बाह्य फोर्स ना लगा दिया जाए। अच्छा, तो फिर इस कंडीशन में, अच्छा ये जो कंडीशन है क्या है, ये क्या बता रही है हमें, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एनर्जी बता रही है, वर्क बता रही है, मोमेंटम इनर्शिया। तो थोड़ा सुनो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको अभी। ठीक है ना, जल्दबाजी मत करो यार तुम। ये जो कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु का वो गुण जो अपनी गति में या अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को कहा जाता है जड़त्व। यानी अगर कोई स्टेबल कंडीशन में है तो वहाँ से हिलना नहीं चाहेगा, और अगर कोई गति कर रहा है तो रुकना नहीं चाहेगा। इस गुण को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जड़त्व। और इसीलिए जो गति का प्रथम नियम है उसको कहा जाता है जड़त्व का नियम, भी उसको कहा जाता है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। न्यूटन का प्रथम नियम हमें जड़त्व के बारे में बताता है। समझ में आ गया, क्वेश्चन मक्खन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ। मतलब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है, तो ये बढ़ती है किसके साथ, फ्रिक्शन के साथ, टाइम के साथ, मोमेंटम यानी संवेग के साथ, या फिर वेलोसिटी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी भूल तो नहीं गए, अभी तो बताई मैंने पीछे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या फ्रिक्शन की बात कहीं पे हो रही है, नहीं हो रही, तो फ्रिक्शन कट।
टाइम की बात हो रही है, नहीं हो रही, टाइम कट। अच्छा, मोमेंटम की बात हो रही है, मोमेंटम की बात नहीं हो रही, मोमेंटम कट। किसके बारे में बात हो रही है? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग या चाल, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यदि किसी, अच्छा जो मास है, मास तो कांस्टेंट रहेगा। यदि कोई वस्तु है, मास क्या होता है कि उसमें परिमाण कितना है उसको हम मास कहते हैं। और जो भार होता है, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस पर कितना बल लगाया जा रहा है वो उसका भार होता है। तो जो मास है, मास तो कांस्टेंट रहता है ना। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज करती है। यदि हम वेलोसिटी को बढ़ा दिए, किसी भी ये कण है और इस कण की ये नीचे की तरफ गिर रहा है, यदि हम इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम वेलोसिटी को डिक्रीज कर दें तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, मक्खन हो रही कि नहीं हो रही? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, यानी ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? क्या वो पिच को बताता है, या फिर वो लाउडनेस के बारे में बताता है, या फिर एम्पलीट्यूड? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयाम आयाम को कैसे बता देगा? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन, अच्छा राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले ये है आपकी साउंड वेव। साउंड वेव ऐसे कुछ गति कर रही है। ये साउंड वेव आयाम, आयाम क्या होगा वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको आयाम क्या होगा। तो कोई भी वेव्स अपनी माध्य स्थिति से जितने ऊपर तक वो जाएगी, जितना उछाल उसमें होगा, ठीक है, तो जितना ज़्यादा उछाल होगा आयाम उतना ज़्यादा होगा। इसको कहा जाता है आयाम, एम्पलीट्यूड। मतलब किसी भी जो तरंग है उसमें माध्य स्थिति से वो कितना ऊपर जा रही है, उसमें कितना उछाल है, उसको कहेंगे आयाम, यानी एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उस ध्वनि तरंग की क्या होगी? आयाम। आवृत्ति ज़्यादा होगी या पिच ज़्यादा होगी? नहीं, लाउडनेस ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा कान फाड़ने वाली साउंड होगी, लाउडनेस उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी बोल रहा है कि प्रतिध्वनि, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हेयर एन इको। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, है ना। अगर हम किसी बड़े कमरे में बैठ जाएं, वहाँ पे कुछ बड़बड़ाएं अपने आप में, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा हल्की फुल्की इको सुनाई देगी। लेकिन एक परफेक्ट इको सुनने के लिए, जैसे मैंने कहा ए रमेश, तो उधर से भी आएगा ये रमेश, ठीक है ना। तो ये जो साउंड है ये है इको। और इको सुनने के लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? अच्छा, डिस्टेंस किसके बीच में होनी चाहिए? तो डिस्टेंस होनी चाहिए बैरियर के बीच में। जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैंने कुछ बोला, मैंने कहा रमेश, एक गणेश, तो ये जब साउंड यहाँ जाएगी ना, तो यहाँ से इस अवरोध से ये किरणें परावर्तित हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होकर फिर से मेरे पास ही आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मुझे क्या सुनाई देगी? प्रतिध्वनि। जो मैंने बोला वही मुझे सुनाई देगा। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से और अवरोध तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए कितनी? 17.2 मीटर होनी चाहिए, तभी जाके आपको परफेक्ट इको सुनाई देगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। मतलब अबिंदुकता दोष के निवारण हेतु कौन से लेंस को आप यूज़ करेंगे? अगर आप डॉक्टर होते तो कौन से लेंस को बोलते अपने पेशेंट को? क्या दो फोकस वाले लेंस को दे देते, या कॉन्वेक्स लेंस को दे देते, कॉनकेव को दे देते, या फिर बेलनाकार को दे देते? तो सबसे पहले, उससे पहले ट्रेनिंग कर लो, ताकि आप किसी मरीज़ की ज़िंदगी ख़राब ना करो। देखना, अबिंदुकता दोष क्या होता है? इस दोष में न तो व्यक्ति, जो इसका विक्टिम होगा, न तो वो वर्टिकली अच्छे से देख पाएगा, कोई वस्तु यहाँ है और वो रहा नीचे, तो ना तो वो इसको अच्छे से देख पाएगा। और यदि कोई वस्तु उसके सामने ही है, एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो वहाँ पे भी वो उसको अच्छे से नहीं देख पाएगा। तो इस दोष को कहा जाता है अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए, अच्छा निवारण से पहले यार, पहले डायग्नोस तो कर दें कि ये डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है। ये डिजीज़ हो रही है कि आपकी जो आँख होती है ना, आँख में सबसे फर्स्ट में इस टाइप का उभार होता है जब भी हम आँख को बनाते हैं, है ना। ये तो हथौड़ा टाइप का बन गया, लेकिन बनाना मैं आँख ही चाह रहा था। ये है कॉर्निया। और कॉर्निया एक पारदर्शी परत होती है जिसके थ्रू जो प्रकाश है, प्रकाश आपकी आंखों में जाता है, और आंख में जाने के बाद आपको किसी भी चीज़ को दिखाता है, मतलब लाइट, ठीक है ना। तो यदि ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया का साइड जो साइज होता है वो होता है एकदम सर्कुलर, ठीक है।
अब लेकिन ये जो अबिंदुकता दोष है, इसमें ये साइज सर्कुलर नहीं रह पाता, कहीं से छोटा बड़ा हो जाता है ये, ठीक है ना। छोटा बड़ा होने की वजह से ये जो डिफेक्ट है आपकी आँख में क्रिएट होगा, और डिफेक्ट क्रिएट होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, साहब ना ऊपर दिख रहा है, ना नीचे दिख रहा है, ना इधर दिख रहा है। डॉक्टर क्या बोलेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं दिख रहा, तो फिर अंदर बैठ, अभी इलाज करेंगे तेरा। तो डॉक्टर आपको देगा कौन सा लेंस, वो देगा आपको सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़। सिलिंड्रिकल लेंस जब आप लगाएंगे तो आपको हॉरिजॉन्टली भी अच्छे से दिखेगा, और जो वर्टिकली है, वर्टिकली भी आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। और यदि हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया में। मायोपिया क्या होता है सर, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट अच्छा देखो, दूर नहीं देखो। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया में जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। और जो बाईफोकल लेंस है, बाईफोकल लेंस का क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पे जब व्यक्ति को न तो नज़दीक का दिखाई देगा और न ही दूर का दिखाई देगा। इस दोष को कहते हैं प्रेस बायोपिया। यार मैं एकदम अच्छे से लिख देता हूँ पहले, इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। प्रेस बायोपिया की कंडीशन में नहीं तो आप बहुत दूर देख सकते हैं, ना आप बहुत नज़दीक देख सकते हैं, तो इसके लिए बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने इन डेप्थ समझ ली है, न्यूमेरिकल वगैरह भी आपने एक आध कर लिए हैं। ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता रहूँगा, ताकि फिजिक्स आपके लिए एकदम मक्खन होती रहे, ठीक है। और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हम समझते रहेंगे साइंस को, और एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अपने आप को परफेक्ट तरीके से रेडी करते रहेंगे। जैसे एग्ज़ाम आएगा बिल्कुल अच्छे कॉन्फिडेंस से आप जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, अच्छे से अपना क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो इस टाइप की जो वीडियो है मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। वीडियो में आप बने रहिए। चैनल को यार थोड़ा लाइक तो कर दो ना, है कि नहीं, इतनी मेहरबानी तो अपने सर पे कर ही दो। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सबसे मैं दिन भर देखता रहता हूँ सब्सक्राइबर इतने ही है, बढ़ते ही नहीं है। साला इतनी मेहनत करते हैं, बढ़ते ही नहीं है, तो बढ़ाओ ना तुम ये तो कर सकते हो। हम नॉलेज दे रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। आपके सपोर्ट के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूँगा पर डे आपको एक वीडियो देने की, लेकिन दूंगा तभी जब आपका सपोर्ट आएगा। आपके सपोर्ट के बिना यहाँ से प्रोसेसिंग होनी पॉसिबल नहीं है। और जो भी इन 12 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आए और आपका स्कोर कितना रहा, वो मुझे बताना ज़रा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और ऑनेस्टली बताना यार, ऐसा नहीं है कि 12 में से 12 ऐसे झूठ मूठ के लिख दिए, है ना। जितने रियल में आए उतने ही बताना, ठीक है। और अपने आप में इम्प्रूव करो। सो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को फिर से यार लाइक कर देना, मुंह थक नहीं रहा, ठीक है। लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोचिंग फ्री बनाने में हेल्प कर पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। अभी मैं 12 नहीं यार 7-8 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।